हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स में हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई में जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो एक बेसिकली न्यूक्लियस की ही फिनोमेना थी और उसको हम नाम दे रहे थे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या था, स्टेबल और अनस्टेबल, यानी कि अगर न्यूक्लियस क्या है अनस्टेबल, और अनस्टेबल की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि जब भी कोई न्यूक्लियस अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात रखेगा, जो रेशियो रखेगा, वो 1.23 से ग्रेटर होगा, तो वो जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या निकालेगा, अल्फा बीटा और गामा। ये जो अल्फा बीटा और गामा है इनका जो सीक्वेंस है वो कैसे होगा, तो ये हम लोग पर डिपेंड नहीं है, कभी भी अल्फा हो सकता है कभी भी बीटा। साइमल्टेनियसली आप कहो तो अल्फा के बाद बीटा निकले या बीटा के बाद गामा, ऐसा संभव नहीं है। अल्फा के बाद साथ साथ बीटा नहीं निकल सकता है और बीटा के साथ अल्फा नहीं, लेकिन बीटा के साथ गामा परमानेंटली या कह लो निकल सकता है, और अल्फा के साथ भी गामा जो रेडिएशन है वो निकल सकता है ना। तो मैंने कल आपको एक ग्राफ बताया था और उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ के जैसे मैंने ये ग्राफ जो बताया था आपको वो कुछ इस टाइप से था ना, कि अगर यहां बात कर लो आप ये, और यहां बात कर लो आप ये, और ये ले लो न्यूट्रॉन और ये ले लो प्रोटॉन, तो देखो ये जो था ना, यहीं पर तो मैं एलिमेंट ले रहा था, और अगर ये जो एंगल है वो 45, तो एन अपॉन पी का जो रेशियो था वो 1 आ रहा था। और यहां अगर मैं ले रहा था तो आप बता रहे हो कि कौन कौन से वो एलिमेंट थे जब एन अपॉन पी जो है वो क्या आता था 1। तो आपने सोचा था कि अगर हम प्रोटियम की बात करें ना, ड्यूटीरियम की बात करें, यानी 1H2 की, तो यहां पर जो न्यूट्रॉन थे वो भी 1 थे और प्रोटॉन भी देखो कितने थे 1। तो इस लाइन पर ये जो 1H2 है ये आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हीलियम की बात करो तो ये था 2He4, यानी कि यहां पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं 2 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2, तो बताओ यहां पर हीलियम भी आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बात की थी सर आप कार्बन ले लो 6C12 ले लो, है ना, या नाइट्रोजन की बात करो तो 714 ले लो। यहां पर अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें या नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो 6 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 12 माइनस 6 दैट इज 6। ऐसे ही यहां पर नाइट्रोजन के केस में 7 और 14 है, और अगर बात करो तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं 7 और प्रोटॉन भी कितने हैं 7। तो इस ग्राफ में अगर ये जो लाइन है ये किसको शो करेगी, तो आप कहोगे सर स्टेबल न्यूक्लियस को। किसको? स्टेबल न्यूक्लियस को। ठीक है, तो यहां पर कार्बन भी आ सकता है, यहां नाइट्रोजन भी आ सकता है। फिर मैंने कुछ ऐसे बताया था आपको, तो यहां के जो भी रहते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जो एन और पी का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1.23 जाता है ना। तो यहीं पे मैंने कोरिलेट करके आपको बताया था कि अगर अगर और अगर होता क्या है कि न्यूक्लियर जो फोर्स है, ध्यान से समझना, न्यूक्लियर जो फोर्स है ना, सबसे पहले तो वो विद इन रेंज में, मतलब इसकी जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होती है ना। तो विद इन रेंज में ये जो फोर्स है ये कैसा है, एट्रैक्टिव। कैसा है, एट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षण वाली चीज। और हमेशा अगर न्यूक्लियस के केस में आप लो तो 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम फेंटोमीटर में बोलते हैं ना, फर्मियोन। तो ये जो न्यूक्लियॉन है ये बहुत पास पास में होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है वो इन कंपैरिजन न्यूक्लियर फोर्स के क्या होता है 100 टाइम्स कम होता। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा किसका, न्यूक्लियस का, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली सर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और सर न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो रेंज है, किसकी रेंज, इस न्यूक्लियस की, ये रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ने की वजह से
ध्यान से समझना, बढ़ने की वजह से ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो किसके काम करता है बीच में, न्यूट्रॉन ना, न्यूट्रॉन तो अनावेशित है, प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो ये आ जाएगा एग्जिस्टेंस में। और अगर ये एग्जिस्टेंस में आएगा तो मुझे बताओ, जो न्यूक्लियर फोर्स बांधे रखता है और ये अगर आएगा तो रिपल्सन होगा। अल्टीमेटली वो जो नाभिक है या वो जो बड़ा साइज का नाभिक है वो क्या करेगा, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश, मतलब बिखरने की कोशिश करेगा, और उसी के बिखरने की प्रोसेस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या निकालता है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। ठीक है। दूसरे रिस्पेक्ट में अगर हम आर के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो हमने जब एटम देख रहे थे या न्यूक्लियस में ही जब हम बात कर रहे थे तो देखो क्या आ रहा था, आर बराबर आर नॉट ए टू पावर 1/3 आ रहा था ना। अब मुझे बताओ, ये तो कांस्टेंट था 1.2 फर्मी के लगभग, लेकिन ए जैसे जैसे बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूरेनियम लिया और लो यहां 92 कर दिया और यहां 235 कर दिया, तो मुझे बताओ ये, यानी कि ये जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो बढ़ेगा, तो तुम मुझे बताओ अल्टीमेटली ये जो आर है ये इससे गुणा हो के क्या इनहेंस नहीं करेगा, और जब आर बढ़ेगा तो मुझे बताओ वॉल्यूम जो न्यूक्लियस का है 4/3 पाई और इधर आर का क्यू, तो देखो जो आर बढ़ रहा है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, क्यूब टाइम्स हो जाएगा ना, मतलब आर इंटू आर इंटू आर, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है क्या वो बढ़ जाएगा। इसी वजह से ये जो रिएक्शंस होगी या जो फिनोमेना होगी जिसमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेज निकाली जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। इसके तुरंत बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई 4-5 जो फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने ही सीखने हैं, क्योंकि बिना उनके हम क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला था वो कुछ ये आ रहा था, n बराबर n नॉट ई टू पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है। जो सेकंड आ रहा था वो है अपना सर n बराबर n नॉट 1/2 टू पावर n, जहां n क्या थे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। और हाफ लाइफ आप कहोगे कोई भी आप सैंपल ले लो जो क्या हो, रेडियो एक्टिव हो, अगर वो जितने समय में खुद का 50% विघटित हो जाए यानी 50% बचा रहे, तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है। तो ये था। फिर जो थर्ड निकल के आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था कि क्या आ रहा था, टी हाफ, है ना, 0.693 अपॉन लैम्डा, जहां ये लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर जनरल एक्सप्रेशन में आप देखो तो एक्चुअली लैम्डा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी किसी चीज के घटने की प्रोबेबिलिटी। ठीक। तो ये वही है कि क्षय होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप मुझे बताओ, होना और ना होना टोटल कितना है, 1, और अगर होना हो मतलब होना हो तो होने और टोटल के जो रेशियो है उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, लैम्डा से। किससे डिफाइन करेंगे, लैम्डा से। और बताओ, यहां पर मैंने आपको बताया था जो लैम्डा है, अगर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, जैसे ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो यहां एक प्रोसेस, यहां दूसरा प्रोसेस, ये देखिए कांस्टेंट λ1 और ये λ2 है, तो मैंने आपसे कहा डायरेक्टली आप इसका यूज करेंगे। ठीक है। और यहीं से हमने डिसाइड किया था कि ये जो टी हाफ है वो 0.693 अपॉन के लैम्डा है, यही तो ln2 था और लैम्डा था। तो अगर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी हाफ के है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं टोटल टी हाफ तो ये क्या हो जाएगा, 1/t½ ये फर्स्ट के लिए और 1/t½ किसके लिए, सेकंड के लिए। एग्री। तो जैसे ये क्वेश्चंस के रूप में हमको दिखेंगे हम इनको ट्राई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा,
इसी के बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप सर टाउ की बात कर लो, तो टाउ जो था वो 1/λ आ रहा था, और ये टाउ क्या था, तो जब तक स्टेबिलिटी गेन ना कर ले कौन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वहीं पे मैंने आपको बताया था 4 जो सीरीज हैं वो होती हैं। पहली जो है वो क्या थी 4n, दूसरी थी 4n प्लस के 1, तीसरी थी 4n प्लस के 2, और ये थी 4n प्लस के 3, है ना। तो मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें आप 4 से भाग दो और सीधा पूरा वो कट जाए, तो अल्टीमेटली जो बनेगा वो लेड आएगा कि बिस्मथ आएगा, वो इनसे हम लोग रिलेट करते थे। तो यहाँ ये जो टाउ है वो बेसिकली क्या है सर, यूरेनियम मान लो डिसइंटीग्रेट होते होते लास्ट में कहाँ पहुंच जाए, लेड में। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस बने, तो उनके जो समय की बात कर लो, उनका जो टोटल जो समय वाली चीज है टी हाफ, हाफ लाइफ, उनको इंडिविजुअली आप जोड़ के उनका औसत लो, वही क्या कहलाता है, मीन लाइफ। क्या कहलाता है, मीन लाइफ। और वो किसके बराबर होता है, तो 1/λ, किसके, 1/λ। अच्छा अगर मैं यहां पर 1/λ की वैल्यू ही कितनी रख दूं, टाउ, तो टी हाफ जो है वो कितना आएगा 0.693, और देखो टाउ। और यहीं से मैंने निकाला था कि जो टाउ है वो 1.44 टाइम क्या आ रहा था, टी हाफ। ठीक है, इतनी चीजें याद हैं, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब देखो देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं उसके हिसाब से हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे समझो हमने आपसे कहा सर ये फॉर्मूला सोडी ने, ठीक है, सोडी जो बताया था ना, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, जहां ये टी टाइम था, यहाँ ये नॉर्मल ओरिजिनल वैल्यू थी सैंपल की, और ये जो थी ये रिमेनिंग वैल्यू आ रही थी। अच्छा अब मुझे आप बताओ, जब मैं रेडियो एक्टिविटी के रूल ही आपको बता रहा था, उन्हीं रूल में बताया था कि किसी इंस्टांस पर क्योंकि डिके हो रहा है, तो समय के साथ साथ जो हमको शेष मिल रहा है वो माइनस के डी एन अपॉन डी टी है, वो क्या लैम्डा और साथ में एन के बराबर हो रहा था। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा इसी को मैं रिएक्टिविटी कह रहा था ना, तो बताओ इसी को अगर मैं लिखना चाहूं ए, क्या लिखना चाहूं ए, तो देखो वो क्या है, डी एन अपॉन डी टी, और ये क्या था एन। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ क्या एन की वैल्यू मैं यहां से लिख दूं, यही है रिएक्टिविटी, तो डी बाई डी टी, और एन को अगर लिखना चाहूं एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। अगर ऐसा मैं करता हूं तो मुझे बताओ टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो बताओ एन नॉट तो कांस्टेंट है भैया बाहर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो लैम्डा बाहर आया, और माइनस लैम्डा के साथ इसने क्या कर ली, माइनस के साथ क्या कर ली, दोस्ती। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां ये जो वैल्यू आई ये एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, समझे। और इसी को जैसे यहां एन बराबर एन नॉट आ रहा था ना, तो ऐसे ही इसी को हम लैम्डा एन नॉट को क्या लिखते हैं, इनिशियल रिएक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे हम ए नॉट, क्या बोलेंगे, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, या रिएक्टिविटी के केस में यहां पर हम क्या लिख देंगे, आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। बात समझ में आ रही। तो चाहे वो ए की बात करे, चाहे वो एन की बात करे, या वो आर की बात करे, आपको बस इतना समझना है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये एन नॉट था, ये एन नॉट बाई 2 था, एन नॉट बाई 4 था, ऐसे ही तो था, और ये टाइम था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इन्हीं के यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस में इनके यूज हैं, जैसे कल लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन बताया था
वो यहीं तक स्विच किया था, है ना। ये क्वेश्चन था अपना और मैंने कहा था ये आप करना, ठीक। तो आई होप आपने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो देख लो, ठीक। देखो सबसे पहले क्या है, आपको दो तीन चीजें एकदम फिक्स फॉर्मेट में याद करनी है। पहली तो सर ये 1/2 की पावर समथिंग, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर में कोई चीज हो तो अल्टीमेटली आप ये समझना कि ये जो फॉर्मूला यूज है संभवतः ये कुछ इस टाइप का लगवा रहे हैं। और अगर मान लो सर वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में दे दे तो आप समझना सर वो सोडी वाला n बराबर n0 e⁻⁻t, ठीक है, ये वाला लगवा रहा है। अब मान लो वो कह दे कि जो नमूना है उसका विघटन पर सेकंड दे दे, तो सोच के बताओ विघटन पर सेकंड एक्चुअली में क्या है। आप कहोगे dn अपॉन में dt, यही तो है। यहां माइनस क्या बताता है, डिसइंटीग्रेशन, विघटन किसका, न्यूक्लियाई का, जो क्या है रेडियो एक्टिव, ठीक। तो जैसा वो कहे, जिस टाइप से नीड हो उस टाइप से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल परसेंटेज के भी बताए थे, अभी लेते हैं तो डिस्कस हो जाएंगे, ठीक। देखो देखो दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ए और बी, उनके जो डिके कांस्टेंट हैं 5 लैम्डा और लैम्डा है। टी बराबर 0 पर जो एक मैंने सैंपल लिया उनमें जो दोनों पदार्थ थे उनके जो न्यूक्लियाई थे वो क्या थे, समान थे। अब इन्होंने चेंज किया तो कह रहा है कितने समय, मतलब वो समय बताओ जिसके बाद जो सैंपल है उसमें ए और बी के जो न्यूक्लियाई हैं उनका रेशियो 1/e का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ दिया क्या है, डिके कांस्टेंट। तो कोई भी आपने अभी तक में डिके कांस्टेंट के रूप में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है। देखो वो जो फॉर्मूला है वो कहता है n बराबर n0 e⁻⁻λ और ये t। देखो इनिशियल जो सैंपल के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, अलग अलग के समान, तो n0 क्या है, समान। अच्छा अब बाद में जो शेष बच रहा, देखो जिस नमूने में नामे को, ठीक है, अनुपात मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसका जो रेशियो, तो क्या मैं कुछ n1 लिख लूं, तो देखो n0 तो सेम है e की पावर माइनस, फर्स्ट के लिए 5 लैम्डा लिख दूं और मान लो t है, सेकंड के लिए n2 लिख दूं और n0 करके और e की पावर माइनस कितना है लैम्डा और t, है ना। अच्छा अब वो रेशियो कह रहे हैं तो बताओ n1 और n2 का जो रेशियो वो कह रहे हैं वो कितना है, इससे मैं इसको हटा दूं, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो e की पावर लैम्डा और t को कांस्टेंट ले लूं, ठीक है। तो इधर कितना बचा 1 माइनस के 5, तो यहां से e की पावर -4 लैम्डा t आया और यहां से e की पावर -2 आया। सर बेस सेम है तो पावर की यदि मैं तुलना कर दूं तो बताओ 4 लैम्डा t बराबर 2 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, समय, समय देख लो ये है t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2/4 लैम्डा, इससे इसको हटा दो तो 1/2 लैम्डा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा। अब देखो ये इसलिए कराया है कि देखो यहां रेशियो ना दे, हमको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट के रूप में परसेंटेज के रूप में आंसर दे दे, ठीक। तो वो परसेंटेज के थ्रू भी आप निकाल लोगे, हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, a बराबर a0 e⁻ माइनस के लैम्डा t, जहां a0 बेसिकली क्या है, आप कहोगे लैम्डा और n0, समझ में आ रही बात। जहां लैम्डा क्या है डिके कांस्टेंट, n0 क्या है इनिशियल एटम्स जो न्यूक्लियस में, या इनिशियल जो एटम है जो न्यूक्लियस में ओरिजिनली है वो, और ये क्या है, ये क्या है
रिएक्टिविटी, टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है वो। ठीक, अब देखो इसी पर बेस्ड इसी के आगे का कल का क्वेश्चन था, वो कुछ ये था, कहाँ चला गया। हम्म, देखो ये आपके मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन था, और वो बस ये पूछना चाहता है आपसे कि सारे के सारे जो फॉर्मूले जो ड्राइव हुए हैं आप उनको कोरिलेट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, सब जगह यहां एक्टिविटी वाली चीज दी है। ठीक, देखो वो कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डिके। अल्फा डिके के तहत वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, उसमें उसका जो हाफ लाइफ है वो 1.4 इंटू 10⁻17 है। अब अगर वो कहता है इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज 2.0 इंटू 10⁻21, जो न्यूक्लियाइज में जो नंबर है ना, न्यूक्लियोई का नंबर वो कितना है 1.2.0 इंटू 10⁻21। तो वो कह रहा है एक्टिविटी क्या है इस सैंपल की, लगभग लगभग। अब बताओ आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, हमको रिएक्टिविटी बतानी। अब बताओ, हमने पहला फॉर्मूला आपको बताया है, वो फॉर्मूला कहता है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा टी। अब रिएक्टिविटी की बात हो जाए तो r बराबर r नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा टी। यही जो है ये बिल्कुल ऐसे ही इस टाइप से आता, और यहां पर आप देखो तो ये जो ए नॉट है ये क्या है लैम्डा एन नॉट। अब जो तुम्हें दिया है उसके हिसाब से तुम इस पर स्विच करो। तो इनिशियल जो नंबर्स दिए हैं क्या वो पता है, आप कहोगे 2.0 इंटू 10⁻21 दिया है इनिशियल नंबर न्यूक्लियाई के, मतलब एन नॉट तो दिया है, लेकिन क्या मुझे लैम्डा दिया है। आप कहो सर टी हाफ दिया, देखो टी हाफ कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻17। तो मुझे बताओ, आपको मैंने बताया है ना कि जो टी हाफ है जस्ट इक्विवेलेंट टू ln2 अपॉन लैम्डा होता है, और वही 0.693 अपॉन के लैम्डा देता। तो क्या मैं यहां लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ लिख दूं, तो मुझे बताओ 0.693 ओवर टी हाफ और ये एन नोट लिख दो। अब देखो इसको क्या मैं राउंड फिगर करके 0.7 कर दूं, 0.7 यदि मैंने किया 0.7 हुआ, ये एन नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू 10⁻21, और नीचे अगर बात करो तो टी हाफ भी दिया है, कितना है 1.4 और 10⁻17। इससे आप इसको हटाने के बाद दो काट के इससे इसको हटा दो, तो बताओ 10⁻21 और माइनस के 17 हो जाएगा। बताओ 10 क्या 4 नहीं आ जाएगा, 10⁻4 आएगा। और देखो कुछ है, देखो ये दिया है 10⁻4 बैकुरल। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं यहां क्यूरी दिया होता, टर्म जो है ना आंसर का वो क्यूरी में दिया होता तो वो कितना होता है। ठीक, ये आपको करना है। ठीक, चलो देखो बिल्कुल यही जो अभी हल समझाया उसी टाइप से थोड़ा सा यहां पे जो सिचुएशन है उसने वो चेंज कर दी। ठीक है, और कहा कि इसका आंसर आप बिल्कुल इत्मीनान से बताओ। ठीक है, ये भी आपका मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख तो रहा है ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। देखो वो कह रहा the rate of radioactive disintegration at an instant for a radioactive sample of half life
2.2 into 10 to power 9 second is 10 to power 10 सेकेंड इनवर्स। मतलब वो कह रहा है जो डिसइंटीग्रेशन है किसी सैंपल का जिसकी हाफ लाइफ 2.2 इंटू 10 टू पावर 9 है, वो कितना है 10 टू पावर माइनस की 10 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब वो तुमसे कह क्या रहा है, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल एट एन इंस्टेंट इज, जो सैंपल है ना किसी क्षण पर वो कितने हैं। ठीक, यही वो पूछ रहा। देखो हाफ लाइफ दे रहा है और डिके दे रहा है, ये है ना। वो कह रहा है संख्या बताओ, उस क्षण पर ही संख्या बताओ। क्या करें बताओ। अच्छा तुम सोचो, देखो टी हाफ दे रहा ना, अच्छा फिर वही फॉर्मूला यूज कर लो। आप कहोगे सर किसी इंस्टांस पर ये होता है ए और ये क्या आता है लैम्डा एन नॉट, ऐसा था ना। अच्छा अब वो ये जो ए है ये है क्या बेसिकली डी आर डी टी, या इसी को अगर मैं इनिशियल में एन ले लूं तो डी एन और डी टी, यही तो है लैम्डा एन नॉट माइनस लगता। और देखो यहां पे वो जो कह रहा है, वो जो दर कह रहा है वो कितनी है 10 टू पावर 10 सेकेंड इनवर्स। तो क्या मैं यहां पर 10 टू पावर 10 लिख दूं बराबर, मुझे चाहिए क्या है एन नोट। तो बताओ लैम्डा को फिर आप 0.693 अपॉन टी हाफ कर दो और एन नोट को एन नोट लिख दो। क्या टी हाफ की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है। तो बताओ यहीं से मैं 10 टू पावर 10 और देखो टी हाफ को सीधा गुणा करके 2.2 और 10 टू पावर 9 लिख दूं और 0.693 को सीधा 0.7 कर दूं। ठीक है, और ये एन नोट ले लूं। अच्छा अब इससे अगर मैं इसको हटा दूं और लगभग काटूं तो ये 3 टाइम्स गया, तो 3 ये हुआ और 10 टू पावर 19 ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया एन नोट। तो देखो कोई ऑप्शन मिल रहा 10 टू पावर 19 की कैटेगरी में ये जा रहा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या सही हो गया 3.17 इंटू 10 टू पावर 19। एग्री, चलो ये हो गए। बाकी जो रॉक है उसके क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। पहले देखो आप समझ लो, देखो दो टाइप की डेटिंग है, एक को बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग, ठीक है, और करते हैं इसमें हम रेडियो एक्टिविटी का ही यूज है, और दूसरे को बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग। ठीक, तो होता क्या है जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो जब तक जीवित हैं और उसके बाद जब वो मृत हो जाते हैं तो धीमे धीमे वो डिकम्पोज होते हैं। तो C14 जो चीज है आइसोटोप है ना C12 C14, तो उनका वो रेगुलर बेसिस में डिसइंटीग्रेशन करते रहते हैं। ठीक, तो किसी भी जो लिविंग है, मान लो डायनासोर्स हैं या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लाखों साल पहले थे अब नहीं है, तो उनकी जो आयु है उनका निर्धारण करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं वो होती है कार्बन डेटिंग। ठीक, और मान लो कोई नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान पहले भी ना हो, लेकिन पूछा जाए कि हाँ बताओ वो जो चीज है वो कितने साल पुरानी है। सुना होगा ना आपने हिमालय, अरावली, तो वो जो पर्वत हैं वो कितने पुराने हैं, या कोई नया पर्वत कितने साल नया है, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक, तो उनकी जो फाइंडिंग की जाती है उनके लिए हम कार्बन और यूरेनियम डेटिंग यूज करते हैं। तो लिविंग के लिए कौन यूज करते हैं कार्बन, है ना, जो अब नहीं रहे लेकिन पहले उनमें जान थी, और इसकी डेटिंग किस लिए करते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो जो पुट करता है वो क्वेश्चन किसी रॉक के लिए या किसी जीव के लिए जो कि अब नहीं है, तो देखो वो सीधा जो कहता है उसमें हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात, या रिएक्टिविटी के केस में ये
अब जो भी डेटा वो आपको देगा, जैसे मुझे निकालना कितने समय वो पुराना है, तो यहाँ समय की वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी ना, और यहाँ पर कोई प्रोसेस करके इनकी जो वैल्यू है उनका निर्धारण हम कर लेते हैं, तो आसानी से मुझे टी मिल जाता है, और वो टी ही डिफाइन करता है कि वो सैंपल कितना पुराना है। ठीक है, वो जो क्रिएचर या जो जीव है वो कितना पुराना है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो इसी पे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे जेई में आप देखेंगे तो कार्बन डेटिंग पर या रॉक पर आधारित क्वेश्चंस बन जाते हैं। कल भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, और उनमें कुछ नहीं कर रहे थे हम। इनिशियल के फेज में हम मान लो एक्स से क्या बन रहा था, वाई। मान लो पी से क्या बन रहा, कोई चीज क्यू। इनिशियल में ये है तो इसको एन नॉट ले रहे थे, इसको 0 ले रहे थे। अब मैंने माना क्यू कितना बन गया, एक्स, तो पी कितना बचा, एन नॉट माइनस एक्स, और इसी का रेशियो वो दे रहे थे ना। तो इसी से हम एन बराबर एन नॉट 1/2 ऐसा कुछ कैलकुलेट करके एन फाइंड आउट कर ले रहे थे, और फिर फॉर्मूले में पुट करके टी निकाल ले रहे थे। यही तो कर रहे थे ना। अच्छा, मिक्स, हाँ देखो ये था ना, ये था। इसी टाइप के क्वेश्चन ये देखो मेडिकल में है, सीधा सादी कैलकुलेशन है, रेशियो टाइप में मुझे दिया था, और देखो हाफ लाइफ दी थी। तो हम एन को निकालने के बाद टी बराबर क्या ले रहे थे, एन टी हाफ। तो इससे जो टोटल एवरेज आयु जो है ना, या टोटल समय है, वो निकल आ रहा था ना। अब लॉग वॉग जब आ जाता है या कैलकुलेशन आती है तो वो आपका जेई में चला जाता है। ठीक, चलो तो हम लोग जेई के भी एक आध दो देख लें। एक तो क्वेश्चन भरमार है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक, जैसे देखो ये रिएक्टिविटी पे सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बना दिया उसने। ठीक, अब वो कह रहा है केवल कैलकुलेशन कर दो और ऑप्शंस बताओ कौन सा सही है। कर ले जाओगे? देखो T1 टाइम पर रिएक्टिविटी R1 है, और T2 पर कितनी है, R2 है। तो 6 स्थिरांक यानी कि डिके कांस्टेंट कितना होगा। सीधी प्योर कैलकुलेशन वो कह रहा है, R बराबर R0 ई की पावर माइनस के लैम्डा टी, इतना कह रहा है ना। अब बताओ T1 पर वो कितना है, तो कह रहा है R1, और बताओ T2 पर कितनी है, तो R0 ई की पावर माइनस लैम्डा नहीं चेंज, T2 कितना कह रहा। अच्छा, मुझे लैम्डा बताना ना, लैम्डा बताना तो एक काम कर लो, R1 और R2, ये क्या होगा, ई की पावर लैम्डा को आप कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, T2 माइनस के T1। तो R1 बराबर R2 ई की पावर लैम्डा T2 माइनस T1। क्या कहीं ऑप्शन ये दिया है, नहीं दिया, तो माइनस को आप बाहर निकाल दो। देखो ये दिया ना, R1 बराबर R2 और E, और माइनस को अगर आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, T1 माइनस के T2। ठीक है, तो ये सिंपल शुद्ध कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखो ये है 4 सीरीज। जैसे बहुत सारे वो फ्रेम कर देता है क्वेश्चन कि मान लो उसने यूरेनियम ही दे दिया, मान लो ये दे दिया यूरेनियम, है ना, जैसे ये दे दिया 235,
ठीक। और मान लो उसने ये दे दिया थोरियम, और देखो वो कह रहा है 90 232। तो हर न्यूक्लियर जो है ना क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो तब तक एनर्जीज रेज निकालते रहेगा, अल्फा कण, बीटा कण और गामा रेज, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए जो एन अपॉन पी का जो रेशियो है वो लेस देन 1.23 आ जाना चाहिए। अब हो सकता है वो वहां तक ना पहुंचे, या बिस्मथ तक पहुंचे, या लेड तक पहुंचे। तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? पूछता है कि कोई सैंपल है, उसका मास नंबर ये है और एटॉमिक नंबर ये है, आप बताओ अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचेगा? और चार ऑप्शंस इनमें से कोई दे देता है। तो पहली चीज, लेड और बिस्मथ तक ही पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा। अब मुझे बताओ, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो मास नंबर दिया है ना, ये जो मास नंबर दिया है, उसको केवल आपको 4 से क्या देना है, भाग। 4 से क्या देना है, भाग। तो अगर मैंने मान लो ले लिया 232, और आपने 4 से भाग दिया, ये 5 4 अट्ठे 32, तो बताओ पूरा चला गया ना? पूरा चला गया, कुछ नहीं मिला। तो इसको हम बोलेंगे 4n। क्या बोलेंगे, 4n सीरीज। और 4n सीरीज में हमको जो अल्टीमेटली मिलता है वो क्या मिलता है, लेड 208। क्या मिलता है, लेड 208। ठीक। तो देखो यहां पर भी अगर आप भाग दो तो देखो 208, ये 4 पंचे 20 और ये 2। बात समझ में आई? तो देखो ये है, तो वहां भी क्या मिलेगा, लेड वाली चीज। अच्छा, अब अगर 237 नेपच्यूनियम को लूं मैं 237, तो यहां पर अगर आप दोगे तो 237 और ये 4, 5 4 पंचे 20, 4 नाम 36, कितना बचा, एक। कितना बचा, एक। अगर यहां एक बचा तो ये जो नेपच्यूनियम की सीरीज है वो क्या कहलाएगी, 4n+1। वैसे ही अगर यूरेनियम को ले लो तो लो 238 को मैंने लिया और 4 दिया, तो 4 पंचे 20, 4 नमा 36, देखो 2 बच गया। तो इसको बोलेंगे 4n+2। और वैसे ही थोड़ा सा एक्टीनियम ले जाए हम, एक्टीनियम, तो एक्टीनियम गया ये और 227। तो मुझे बताओ, फिर 4 से 2 भाग, 5 बार 4 6 24, कितना बचा, 3। तो जब भी भाग पूरा चला जाए तो जो अल्टीमेटली आउटपुट मुझे मिलेगा, या जो स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा, वो क्या रहेगा, आप कहोगे लेड। और लेड कितना, 82208। अच्छा, 4n+1 पे गए, 4n+1 पे यानी 4 से भाग एक कह लो शेष बच रहा हो, तो वहां पर जो फाइनल जाएंगे वो बिस्मथ। और कितना एटॉमिक वेट, 209। अच्छा, मान लो यूरेनियम हो, 4 से दिया आपने भाग, अल्टीमेटली जो बना वो कौन हुआ, लेड। देखो यहाँ 208 है, यहाँ देखो 32 है, और यहाँ कितना है, 206। बात समझ में आ रही? या आप ऐसे देख लो, यहाँ 4n था, 4n+1 था, और ये 4n+2 था। यहाँ भाग आप दो 4 का, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, कितना बचा, प्लस के 2। और ऐसे ही यहाँ देख लो, एक्टीनियम के केस में कितना आ रहा था, 3। तो यहाँ भी अगर आप दोगे 4 पंचे 20, 4 एकम 4, कितना आएगा, 3। ठीक है। तो 4 आपको याद रखने हैं। एक होती है थोरियम सीरीज, ये दूसरी होती है नेपच्यूनियम, तीसरी एक्टीनियम सॉरी यूरेनियम, और चौथी एक्टीनियम। ठीक है। तो अल्टीमेटली वही मिलेंगे जो इस टाइप के हैं। 4n है तो कुछ नहीं शेष, 4n+1 है तो जो लास्ट वाला है उसमें भी एक शेष, 4n+2 है 2, और 4n+3 है तो 3। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो, अच्छा ये तो अब आप कर लोगे कि मान लो 8 अल्फा निकले 2 बीटा निकले, तो पेरेंट का वो समस्थानिक होगा या समभारिक होगा, मतलब आइसोटोप होगा कि आइसोबार। जैसे वो आपसे कहे
एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे बीटा कणों की संख्या उसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या से दुगनी है। तो जो प्राप्त हुआ जो डॉटर पदार्थ है वो क्या होगा, मूल पदार्थ का। मतलब यहां पे वो ऐसे बोल देगा जो अल्फा कण है वो बीटा कण के कितने हैं, 4 गुने, या जो बीटा कण है वो अल्फा के कितने हैं, आधे, या कह देगा बीटा के जो है वो अल्फा से 50% ज्यादा, कुछ भी कह देगा, डाटा चेंज कर दिया। तो वो कह रहा है कि आप अल्टीमेटली ये बता पाओगे कि जो मुझे मिल रहा है वो आइसोटोप है कि आइसोबार है, या कह लो आइसोमर है पेरेंट का जिससे वो उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो जो दिया है उसी के हिसाब से देख लिया करो। बीटा कणों की संख्या देखो, ये है बीटा कणों की संख्या, जो अल्फा कण है उसकी कितनी है, दुगनी। कितनी है, दुगनी। ठीक, बीटा कणों की संख्या उसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या से दुगनी है। ठीक, तो बताओ वो क्या होगा, आप ऐसे देख लिया करो। मैंने कोई एलिमेंट लिया, ये जेड है और ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, फाइनली बताओ, देखो ठीक है, बीटा पार्टिकल वो निकालना। आप तो केवल इतना जानते हो ना कि बीटा जो है वो 2 अल्फा होता है। तो बताओ अल्फा यदि निकलते हैं तो इसमें किसकी कमी होती है, Z-2 होती है ना, 2 की। और बताओ कितने निकल रहे हैं, 2। तो यहां कितना हो जाएगा, Z-4। और बताओ ए यानी कि जो मास नंबर है उसमें कितने की कमी होती है, 4 की। 4 की कमी होती है ना, तो कितने की हो जाएगी, A-8 की कमी होगी। अब वो मुझसे कह क्या रहा, वो मुझसे क्या कह रहा है, ये जो मुझे मिला है ना, मान लो ये वाई है, ये इनिशियल वाले का क्या होगा। तो देखो आइसोटोप तो तब होते हैं जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्या सेम है, नहीं। सर समभारिक तब होते हैं जब ये वेट सेम हो। क्या वेट सेम है, नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ, समावयवी तो वो चीज ही अलग है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम होते हैं, ठीक। और आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनी। तो न्यूट्रॉन यहां पर अगर आप गिन के देखो, न्यूट्रॉन यदि आप गिनो तो देखो A-Z यहां होगा, और अगर यहां देखो तो A-8 और -Z और प्लस के 4 होगा, तो कितना आएगा, A-Z-4। हम्म, चलो अगर मैंने केवल बीटा निकाला, अगर वो ऐसा कहता कि जो दोनों को मैं कंसीडर करता, क्योंकि देखो ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, चलो तो मैं एक काम करता, 2 अल्फा निकालता और एक बीटा निकालता। ठीक, चलो निकाल लो, 2 अल्फा और एक बीटा। ठीक है, मुझे आप देख के बताओ, 2 अल्फा अगर मैं निकालता, देखो यार यार ऐसे कर लो आप, बीटा कण जब निकलते हैं तो मुझे ये बताओ, भार में कोई चेंज होता है क्या, क्रमांक तो चलो एक बढ़ जाता, लेकिन भार में क्या कोई चेंज होता है, नहीं होता। तो जब भार में चेंज होता ही नहीं है, तो जो बीटा कण आप निकाल रहे हो, जो किससे लगभग अल्फा कणों की संख्या से दुगनी हो 3 गुनी हो, उससे मतलब नहीं। बीटा यदि निकलता है तो बताओ, जो वेट है, एटॉमिक वेट या मास नंबर, वो तो चेंज नहीं होता। और अगर वो चेंज नहीं होता तो वो क्या है, आइसोटोप तो नहीं है, क्या हो जाएगा, आइसो बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, आइसो बार। इसका सही आंसर क्या है, आइसो बार। ठीक है, टैली कर लेना, बाकी तो ये केवल फंसाया गया ये कह के बीटा कणों की संख्या अल्फा कणों की संख्या से दुगनी है। ठीक, या देखो करके भी देख लो आप, मान लो ये ले लो जेड, ये ले लो ए, लेकिन अल्फा कण दिए नहीं ना, बीटा ही दिए हैं, तो पक्का यही होगा। ठीक है, चलो।
अच्छे क्वेश्चन थे यार, कहाँ चले गए। हम्म, हम्म। अब देखो जो थ्योरी पोर्शन है ना, जो अभी तक आपने सुना है ना, उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। और ये सब पुराने जेई में आए हैं, जब बहुत पुराना जेई होता था। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो और आराम से ट्राई करो, और सोचना है आपको इनमें कि क्या आंसर होगा। ठीक है, करिए जरा। बताइए। ये है पहला क्वेश्चन, 58। सोचो और बताओ। आओ देखो, देखो फिशन, भारी नाभिक का न्यूट्रॉन की बमबारी से लगभग दो समान आकार के नाभिकों में बदलना। फ्यूजन, हल्के नाभिकों का थोड़े से भारी नाभिक में बनना। इनिशिएट या स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता, जो हम बना नहीं सकते, क्योंकि इस स्टेज में जो स्टेज होती है वो प्लाज्मा स्टेट पर पाए जाते हैं। कौन? न्यूक्लियस यानी प्लस, और इलेक्ट्रॉन यानी कि ई। चलो, और लास्ट में रेडियो एक्टिविटी, अनस्टेबल, स्टेबल। बस, अब आपको केवल इतना याद रखना है, एक है अल्फा, एक है बीटा, और एक है गामा। अल्फा, सर हीलियम का नाभिक 2He4। बीटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर पॉजिट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। -1 E0। जब भी हम पॉजिट्रॉन निकालेंगे तो मैंने बताया था न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन तो एंटी न्यूट्रिनो निकालेंगे। और इनका जो है उस हिसाब से देखा जाए तो बताओ, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटांसेस ड्यूरिंग देयर डिके। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके हो रहा तो कौन नहीं निकलेगा, बताओ। आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन, तो सर बीटा जो कण है वो तो इलेक्ट्रॉन के ही रूबरू है। हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही तो है बीटा। चलो, अच्छा, हीलियम अभी बताया, 2He4 वाली चीज। अच्छा, प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन अभी तक हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़े हैं? 1H1 का कहीं नाम भी आया है? एक पढ़ी थी हमने कार्बन साइकिल, और एक पढ़ी थी हमने प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? तो इनॉर्मस एनर्जी ऑफ सन के लिए। याद आ रहा? तो वहां पे हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन साइकिल, जिसमें हम कार्बन को क्या ले रहे थे? एज अ, क्या ले रहे थे? उत्प्रेरक ले रहे थे। तो बताओ, प्रोटॉन कभी भी हमको मिलेगा नहीं, कब? जब रेडियो एक्टिव किसी भी सब्सटेंस का डिके होगा। देखो, न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज तो निकलते हैं। अगर बीटा है, इलेक्ट्रॉन है, तब एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रिनो। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरे में आओ। अब देखो, इन्होंने कहा इतनी सब सीरीज करो। इतनी सीरीज हम थोड़ी ना करेंगे, हम गिन लेंगे। एक अल्फा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 8। 8 तो गए भैया अल्फा। और बीटा की बात करो तो +2, बस 2 तो हैं पॉजिट्रॉन और 4 हैं इलेक्ट्रॉन। और मुझे आप बताओ, मैंने आपको बताया था बीटा प्लस बोले तो 1E0, और बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन बोले तो -1E0। पॉजिट्रॉन यदि निकलेगा तो एटॉमिक जो नंबर है वो एक कम होगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन या ये बीटा कण निकलेगा वो एटॉमिक नंबर को एक बढ़ा देगा। तो मुझे बताओ, पहले 2 प्लस इनसे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा कण कितने निकले हैं? 8।
और बीटा कण जो कि इलेक्ट्रॉन है वो कितने निकले हैं 2। 8 आप अल्फा निकालोगे तो बताओ जो क्रमांक है उसमें 16 की कमी हो जाएगी। अब मुझे बताओ जो Z है, क्रमांक ही तो वो पूछ रहा है, इनिशियल में कितना है 92, तो 92 में से मैं 8 दूनी 16 को घटा दूं और फिर 2 बीटा को भी निकालना है तो 2 क्रमांक को बढ़ा दूं। मतलब ये मुझे बताओ 94 में से 16 को हटाओ, MS 4 गया, सॉरी 14 में से है गया 8, इधर 8 में से गया 7, 78। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े इसी के। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, कह रहा है कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, कह रहा है हैज इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट, विघटन की जो दर है वो 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट में। मतलब अगर एन आपने मॉलिक्यूल लिए तो पर सेकंड में 5000 निकल जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। आफ्टर 5 मिनट द रेट इज 1250 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो वो कह रहा है आप डिके कांस्टेंट बताओ कितना होगा। ठीक, तो देखो जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसी प्रोसेस से करना। ठीक, देखो आपको करना कुछ नहीं है, देखो ऐसे आप मुझे देख के बताओ शुरू में कितने डिसइंटीग्रेशन है, आप कहोगे 5000। ठीक है, अब मुझे बताओ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस या न्यूक्लियाई या एलिमेंट या सैंपल है उसके लिए हम कंसीडर मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, टी हाफ। तो मुझे बताओ 5000 से वो मुझे बताओ फर्स्ट हाफ में 2500 पे पहुंचेगा और 2500 से वो कहां पहुंचेगा सर, 2500 का आधा 1250 पहुंचा। और देखो यहां से हम यहीं तक तो आ रहे हैं, तो देखो ये हुआ फर्स्ट टी हाफ और ये हुआ सेकंड टी हाफ। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ जो टी हाफ होते हैं उन्हीं को तो हम एन बोलते हैं। तो बताओ यहाँ टी हाफ कितने हो गए 2, यानी कि एन जो है वो कितने हुए 2। और आपने बताया है टी बराबर हम क्या जानते हैं, एन टी हाफ जानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ यहाँ एन की वैल्यू में 2 लिख दूं, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैंने यहाँ एन तो लिख दिया 2। अब सर मुझे आंसर में टी हाफ दिया ही नहीं है, आंसर में मुझे कुछ एल एन वेल एन वाली चीज दी। ठीक, तो मुझे बताओ आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, ऐसे देख लो, हाँ देखो 5 मिनट में हो रहा ना ये काम, तो यहां पर मैं कितना लिख दूं 5 लिख दूं, 5 बराबर 2 और ये कितना आ गया टी हाफ आया। तो बताओ टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2.5 यानी कि 2.5 इतनी आई। टी हाफ की वैल्यू 2.5 आई ना। अब यहां देख लो, आपको मैंने सिखाया टी हाफ जो है ना वो 0.693 या एल एन में आंसर दिया तो ln2 और ये लैम्डा होता, और मुझे क्या निकालना है डिके कांस्टेंट यानी कि लैम्डा। तो लैम्डा ln2 ओवर में टी हाफ, और टी हाफ कितना है 2.5, समझ में आ रहा। तो देखो यहां ln2 तो यहां लिख दो और 2.5 ये, और इसको इससे काट के 2 5 5 25 दशमलव लगा के 0.4, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4 ln2। ठीक है, समझ लो जब भी मुझे 5000 से मान लो 800 पे ले जाए या 5000 से मान लो 400 पे कुछ ले जाए, आपको कुछ नहीं आधा 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 करके एन को गिन लेना। एन को गिनने के बाद टी कितने टाइम में वो विघटन वहां तक पहुंचे, यानी कि टोटल टाइम निकाल लो, और टी बराबर एन टी हाफ से टी हाफ निकाल लो। अब यदि वो टी हाफ पूछे तो ओके है, और अगर वो लैम्डा पूछे तो 0.693 अपॉन टी हाफ कर देना। बात समझ में आई, ठीक है। बाकी और मेथड तो हैं, लेकिन आपका टाइम किल होगा और मेथड को अप्लाई करने में।
इसलिए सबसे अच्छा जो मेथड इस क्वेश्चन को करने का है वो कौन सा है, ये। ठीक, बाकी टाइम किलिंग के लिए या जेई में तो ऑटोमेटिकली वो आपसे कैलकुलेशन कराएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन लूंगा मैं अभी, उसमें वो वैल्यू रखेंगे, कहेंगे कि मान लो 300 से कितना हो जाए 100, तो आप तो कह दोगे 300 से 150, फिर 150 से कहाँ 100 आता, नहीं आता ना, तब हम वहां पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका हुआ। ठीक, देखो सेम यही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड में, देखो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है एक, एमिशन होता है, ठीक है, तो और डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मतलब समझो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में देखा कि वो कहाँ जा रहा। आप कहोगे अल्फा कण पॉजिटिव प्रकृति का है, नेगेटिव प्लेट, सर बीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव, और गामा सर आवेशहीन है, डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। यही सेम चीज सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं बीटा कण, और जो दूसरा क्या निकल रहा है हीलियम नाभिक, वो तो सर्कुलर में होंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, तो वो पूछ रहा है कौन सा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो मुझे आप बताओ निकलते कौन कौन है, पहले कौन कौन निकलते हैं। देखो मल्टी ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक, आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन वही बीटा कण है, प्रोटॉन आप कहोगे 1h1 है, न्यूट्रॉन आप कहोगे 0n1 है, और हीलियम तो 2he4 अल्फा का। ठीक, अब बताओ जिसके पास चार्ज होगा, ध्यान देना, उसी में तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, याद आ रहा। अब मुझे बताओ क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज है, ये तो चार्ज से हीन है, चार्ज तो है ही नहीं है, बताओ अगर ये नहीं है तो पहले इसको हटा दो। ठीक, अब बताओ, मुझे बताओ, ठीक है, क्या प्रोटॉन रेडियो एक्टिव एमिशन में निकलते हैं, अभी बताया अल्फा कण और बीटा साथ में गामा, तो प्रोटॉन पर चार्ज तो चलो है, लेकिन क्या ये डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो बताओ पहले 1 और 3, देखो यहां भी तो चार्ज है ना, यहां भी तो चार्ज है ना, है, एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट emission of radioactive compound is deflected in a magnetic field, the compound can emit। ठीक है, कंपाउंड कैन एमिट कौन सा, तो भाई ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन और हीलियम, तो 1 और थर्ड थर्ड दिया है, 1 और थर्ड दिया है, कैन एमिट है ना, कैन कह रहा, तो 1 और थर्ड यदि दिए नहीं है, और फोर्थ सर संभव नहीं है ना, डिफ्लेक्टेड, नॉन डिफ्लेक्ट होता तब तो न्यूट्रॉन लेते, डिफ्लेक्ट है मतलब चौथे को उड़ा दो, सर ये उड़ा दिया पहले चौथा और ये उड़ा दिया, तो अब मुझे मिला सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड की बात करो तो ये और ये, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पक की बात है बीटा वाली चीज तो होगी, बीटा वाली चीज होगी, तो जो कैन वाली चीज आने की वजह से फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और He2+। समझ में आई बात, ठीक है, चलो एक मिनट इसका मैं आंसर चेक करूं, कौन सा आंसर है, 61, 61 का आंसर ए, ए आ रहा यही, और कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड He2+ ऑल आर चार्ज पीसेज, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन यहां इन्होंने रेडियो एक्टिव लगा दिया ना, है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन विवाद वाला हो गया हो, चलो बात समझ में आई ना। ठीक, वैसे तो जहां तक बेस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड दिया नहीं है, और स्थिति कैन की दी है, किसकी दी है, कैन की,
जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, वो पाई मेसोन वाली चीज, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जैसे ही है रिपल्सन रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन होता होगा, लेकिन प्रोटॉन किस में कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, मेसोन से कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, चलो ये भी खूब पूछा जाता। ठीक है, लेफ्ट एन नॉट जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस है मेरे पास, हाफ लाइफ उसकी दी हुई है 5 ईयर, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 15 ईयर्स, कुछ नहीं है, टी बराबर एन टी हाफ से एन आप निकाल लोगे, 15/5 आ जाएगा, कितना होगा 3, एन बराबर एन नॉट 1/2⁻3, आप कहोगे एन अपॉन एन नॉट आ जाएगा 1/8। वो क्या कह रहा है, ये जो है वो कितना हो जाएगा n0/8। ठीक, ये तो आसान है। वो जब परसेंटेज में पूछता है मुझसे, है ना, कि परसेंटेज आप बताओ कि कितना मेरे पास बचा रहा, या परसेंटेज मेरे पास बताओ कि कितना चला गया, ठीक, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे देखो, जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन बताया और ये क्वेश्चन बताया, उसी के आधार पर देखो यहां पर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हम्म, देखो जैसे देखो डिट्टो वही क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है ना, और आपको बिल्कुल देख के ही आंसर बताना है इसका, कैलकुलेशन पे नहीं आना है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी। ठीक, बताओ। करिए मैं जरा इस सेल, आया, बस देखो, देखो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी जो डिक्रीमेंट का जो रेट दिया है वो कुछ ऐसा है, देखो 320 है ना, और सेकेंड इनवर्स ऐसा है। आपको जहां से जहां तक चलना है वहां पर आओ, अगर मल्टीपल टाइप का मुझे मिले आधा फिर आधा फिर आधा, हम हाफ लाइफ गिन लेंगे। देखो यहां पर 307 विघटन पर सेकंड से पहले में आप जंप करो तो 160 होगा, फिर बताओ तो कितना होगा, 80 होगा, फिर बताओ तो कितना पर पहुंचेगा, 40। साफ साफ मिल रहा। तो देखो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर एन की वैल्यू 3 आई तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 90। तो टी बराबर, क्या मैं एन टी हाफ ले लूं, तो बताओ टी हाफ की वैल्यू 90/3, 3×3 = 9, कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सीधा जज कर लेना है एन को, और टी बराबर एन टी हाफ का यूज कर लेना है। ठीक है, चलो लो। ठीक, ये मेडिकल में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। फिर 320 से वही 40 पे जा रहा है, सेम क्वेश्चन ही तो है ना, 90, वो ही सेम क्वेश्चन। ठीक है, लो। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है, आपके जेई में पूछ लिया। ठीक है, कर पाओगे, करो, ट्राई करो। ए और बी हाफ लाइफ 20 मिनट है और 40 मिनट है, इनिशियल में सेम सैंपल ले लिए, और 80 मिनट बाद जो क्षय हुए नाभिक हैं, मतलब जो निपट गए, उन्हीं की मुझे संख्या बतानी है। मुझे आप बताओ, शुरू में
एन नॉट है ना। चलो तो देखो एक काम कर लो, निकालना कितने मिनट बाद है, 80 मिनट बाद। तो मुझे बताओ पहले के मैं कंसीडर करूं तो पहले में टी बराबर एन और टी हाफ फर्स्ट का कितना है 20, तो पहले के लिए एन कितना आ जाएगा 18/20, 4 आ गया। एग्री। दूसरे में मैं निकाल लूं तो दूसरे में टी बराबर क्या हो जाएगा, एन तो मुझे निकालना है और टी हाफ दूसरे का कितना है 40, तो एन की वैल्यू 80/14 जो कि कितनी आ जाएगी 2 आएगी। अब शुरू में कितना लिया है सेम, तो वो विघटित पूछ रहा है, तो पहले आप शेष तो निकाल लो। पहले n1 शेष हुआ और दूसरा n2 शेष हुआ। वो n0 रखता है, 1/2 रखता है और पावर n करता है। सैंपल सेम ले रहे हैं, 1/2 और यहाँ n2, यहाँ n1 यहाँ n2। देखो इससे इसको उठा दो, n1 कितना है 4, मैं सीधा यहां से निकाल के रखूं तो कुछ ऐसे कर दूं 4 और वो 2 ऊपर जाएगा, तो ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा ना, होगा। या ऐसे ना करो, आप एक काम कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो 6 बताना, चलो चलो तो एक काम कर लो, ये तो अब शेष आया ना, तो शेष मान लो n नॉट है और 1/2 की पावर 4 करोगे तो 16 आया। मतलब समझो जो शेष बच रहा है वो कितना है 16 का 1/16, तो बताओ विघटित कितना हो गया 15/16 और n नॉट। बात समझ में आई। अच्छा अब दूसरे के लिए आ जाओ, तो दूसरे के लिए फिर से वही शेष जो मात्रा है ना वो n नॉट तो रहेगा, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी n0/4। यहां से अगर आप देखो 4 में से 1 बचा रह रहा, ये बेसिकली शो क्या कर रहा है n0/4, 4 में से 1 बचा, तो बताओ विघटित कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, तो यहां कितना लिख दो 3n0/4। इससे इसको हटा दो, 4 चौके 16, 15, 4 और 1 और ये 3, 3×5 = 15, 5:4। ठीक है, कितना आ गया 5:4। अगर वो कहता शेष, तो शेष का तो कुछ नहीं था, सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा देते, रेशियो निकाल लेते। वो कहता जो चले गए, जो खत्म हो गए, उनकी बात कर रहा, उनको निकालने के लिए मैंने जो ये था, कहाँ गया ये बचा है ना, 4 में से 1 बचा, तो कितना चला गया 3। अगर मैं बोलता यहां पर, मैं कहता मान लो, अरे भाई मैं कहता 4, मैं कहता 4/32 एन नॉट। आप कहते ये ओरिजिनल है, ये चला गया, तो कितना बचा 28। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो इसको आप पढ़ना, जेई का क्वेश्चन है, आप करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने रॉक के केस में आपको बताया था। ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम डाटा है, केवल आपको लॉग का यहां यूज करके और लॉग के टर्म में ही आंसर निकालना है। बात समझ में आई। देख लो, ए है, हाफ लाइफ टी है, कोई नाभिक बी है उसमें इसका क्षय होता है, टी बराबर 0 पर कोई भी नाभिक बी नहीं था। ठीक, अब टी बराबर टी पर बी और ए की जो संख्या का अनुपात है वो 0.3 है, तो टी का मान आपको बताना है। बात समझ में आ गई। मतलब ये था ए और ये था बी, इनिशियल के केस में यही था एन नॉट, बी कितना था 0, ये बन गया कितना एक्स, तो ये कितना रह गया एन नॉट माइनस एक्स। अब वो कह रहा है बी और ए का अनुपात, बी बोले तो एक्स और ए बोले तो एन नॉट माइनस एक्स, वो कितना कह रहा है 0.3। इसी को मैं 3/10 लिख दूं,
तो यहां से देख लेना, टोटल जो एन नॉट आएगा वो आएगा 13। कितना आएगा? 13। और कन्वर्ट हुआ एक्स किस में? 3 में। तो कितना रह जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो आप उसी वैल्यू पे पुट करके और आंसर निकालना। ठीक, नहीं आएगा बताना। ठीक है, चलो। अब देखो जो विघटन का था, देखो हाँ ये इसके पहले ये था। हम्म, ये भी आपका जेई में आया 2020 में, एम्स या जेई में आया। ठीक, 2020 में। ठीक, अब इसको करो ट्राई आप, ये फंसाएगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 1/2 की पावर समथिंग टाइप की चीज नहीं थी। ठीक, देखो। हम्म, देखो क्या कह रहा वो, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के बाद जो फ्रैक्शनल बच रहा है मटेरियल वो 9/16 है। तो वो कह रहा है द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2। मतलब अगर 10 सेकंड बाद वो 9/16 बच रहा, तो वो कह रहा है 5 सेकंड पर, 10 के आधे पर वो कितना बचता। ठीक है, वो आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, करो। देखो ऑब्वियस बात है, बच 9/16 रहा। और अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे देखोगे 1/2 की पावर n, तो देखो ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे इसमें। मतलब ये वाला तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब लैम्डा वाले को क्या हम यूज करें? अच्छा, आपने कहा n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। कहा, मान लो टाइम टी पर ये था। अच्छा, ये मैं लिखूं तो n अपॉन n नॉट, यही लिख दूं ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, और देखो यही तो है, ये ओरिजिनल और ये शेष, यही तो है फ्रैक्शन में जो एक्टिव मटेरियल है जो रिमेन बच रहा है। तो क्या मैं इसको 9/16 लिख दूं, और इसको क्या मैं ई की पावर माइनस लैम्डा टी लिख दूं? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, अब बताओ, वो कह रहा है द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2, मतलब इस समय के आधे में। तो वही है, पहले आप निकाल लो एन जो बच रहा है कब? t/2 पर। ठीक है, और ओरिजिनल तो यही लिया मैंने एन नोट, समझ में आ रहा? और फिर ई की पावर माइनस के लैम्डा, और टी की जगह यहां क्या है? t/2। इतना है, टी हाफ नहीं लग देना, यहां t/2 है। समझ में आ रही बात? ऐसे लिख लो, नहीं कंफ्यूजन हो जाए। ये एन, और ये समझने के लिए है कि t/2 समय में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। हम्म, ये बेसिकली लिखा क्या है? अगर मैं इसको ऐसे चेक कर लूं, n/n0, तो ये लिखा क्या है? e की पावर माइनस लेमडा t/2। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, e की पावर माइनस लेमडा t, और इसकी पावर 1/2 लिख दूं? लिख दूं ना? और e की पावर माइनस लेमडा टी को क्या मैं 9/16 लिख दूं? 9/16 लिख दूं? तो n/n0 ये हो जाएगा 9/16। इस पे कितना है? हाफ, है ना? और अगर ये है तो क्या √9 और 14 आप नहीं निकाल पाओगे? 16। तो कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो जो शेष है ओरिजिनल की कब t/2 पर, वो कितनी होगी? 3:4। 3:4। एग्री? 1 मिनट में आंसर मिला लू इसका।
कौन सा है? 30 पर C 3/4 3/4 ठीक है, ठीक है। देखो ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। अब देखो ये है कैलकुलेशन बेस्ड, और ये भी जेई में ही आपके आया हुआ है, ठीक। और इसमें उसने कुछ ऐसे डिसोसिएटेड किया है या ऐसे डिसइंटीग्रेट किया कि वो 400 से 100 नहीं हुआ, मतलब 400 से 200 और फिर 200 से 100, ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ ऐसा किया कि आप ट्रैप हो जाओ, और वो ट्रैप करने के लिए प्रयास कुछ ऐसा किया है कि जो एक्टिविटी है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की, वो 700 सेकेंड इनवर्स से 500 सेकेंड इनवर्स 30 मिनट में होती है। तो इसकी हाफ लाइफ जो क्लोज में जाएगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये पूछा है, क्या आप इसको ट्राई कर पाएंगे? ठीक है, अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो देखते हैं। सैंपल एम्पल दिया ना, 700 से कितना हो रहा है? 500। बताओ, क्लोज में पूछा है, और कोई डाटा नहीं दिया क्या? और कोई डाटा इसमें दिया है? 31 में। अच्छा देखो जरा, टाइम दिया है, हाफ लाइफ पूछ रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये एन होता है ना, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? अगर ऐसा होता है, ठीक, और इनिशियल में कितना है? 700, 700 से कितने पर जा रहा है? 500। तो क्या मैं सीधा पुट अप कर दूं 500 और ये 700, ई की पावर माइनस लेमडा टी, इतना है। अच्छा मैं इसको ले जाऊं तो 500, ये 700, ई की पावर माइनस के लेमडा टी। अच्छा इससे इसको हटा दिया, एग्री, और 5/7 कर दिया, ठीक। मान लो ऐसा किया, एक काम करो, इसको 7/5 कर लो, तो ये ई की पावर लेमडा टी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या 5 से मैं काट दूं, कट जाएगा क्या? 5 1 जा 5, कितना बचा? 2, 5 4 जा, इतना आया। अच्छा, अब क्या मैं लॉग ले लूं क्या? अगर मैं लॉग लेता हूं तो लॉग 1.4, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? लेमडा टी, और इधर होगा लॉग, और ये कितना होगा? ई, होगा ना? इतना हुआ। अच्छा, ये सब चल क्या रहा है? 1.4 लॉग में मैंने लिया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालना है ना। देखो टी मुझे दिया है, यहाँ टी मुझे दिया है, ठीक। ठीक है, चलो, लॉग की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। हम्म, कुछ ऐसे देख लो, लेमडा टी ये हुआ 2.303 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा? लॉग e⁻10, इसकी वैल्यू क्या 1 आ जाएगी? वैल्यू लॉग की नहीं दी ना, log 2, 1 मिनट होल्ड करो, टी हाफ, हाफ लाइफ क्लोज पूछ रहा है ना एलन। इन्होंने क्या किया है देखो, कैलकुलेशन कर दी इन्होंने, अच्छी कर दी। देखो इन्होंने कहा भाई ऐसे तो संभव नहीं है, आप एक काम कर लो। देखो इन्होंने काम क्या करा दिया, 500 ये
ये 700 और ये ई, और देखो टी को तो कहा आपने दिया है 30 और लैम्डा को लिख लो कितना, कितना लिख लो, तो वो कह रहे हैं ln2 है ना 0.693 अपॉन टी हाफ, ऐसे लिख दिया इन्होंने। बात समझ में आई? ठीक। अब जब इन्होंने किया तो वो उल्टा ले लिया, देखो ऐसे 500 अपॉन 700 दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ln2 और टी हाफ। अब उल्टा कर दिया तो 700 500 ई की पावर टी ln2 ओवर में टी हाफ, ये कर दिया। अब क्या ले लिया, लॉग, तो ये हुआ ln 1.4 दैट इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा तो t तो 30 लिख दिया इन्होंने, ln2 ये लिख दिया और t हाफ इन्होंने ऐसे ही लिख दिया ये, और ln e ये हो जाता है 1। ठीक, इतना करने के बाद मुझे हाफ लाइफ चाहिए t हाफ, तो इन्होंने लिखा 30 ln2 की वैल्यू और फिर शायद ln 1.4 की वैल्यू। अब ln2 की तो आपको पता है और 4 की अगर अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे। अब बुकलेट में हो सकता है इनकी वैल्यू दी हो, क्योंकि हो सकता किसी को याद ना हो, फिर कैसे करें। ln2 की वैल्यू रख दो 30 ln2 वही कितनी, ln2 0.693 ना, 0.693 और ln 1.4 तो इन्होंने दी है 0.336। लगभग ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा ना, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। देखो 335 ये है, देखो 35 दूनी 70 यानी 670, उससे कुछ ज़्यादा जाएगा ना, तो 30 दूनी 60 से कुछ ज़्यादा यानी 62। ठीक है, अब एग्जैक्ट करना क्योंकि यहाँ 62 भी है और यहाँ 66 भी है। ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो कितना है 62, कितना है 62। ठीक, देखो ये अच्छे क्वेश्चन माने जा रहे हैं, एग्री। देखो अब देखो एक ये थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला, लेकिन आपको आना चाहिए। और वो क्वेश्चन है कुछ हाँ चला गया। लो, इसमें उसने आपको डाटा भी दिया है, लॉग की वैल्यू भी दी है और पूछा है डिके कांस्टेंट यानी कि छयांक और हाफ लाइफ वो भी आपको बतानी है। ठीक है, सीबीएसई में भी और यूपी बोर्ड में भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये बोर्ड का क्वेश्चन है और फैक्चुअल या डाटा बेस्ड। ठीक है, और आंसर मैं बता देता हूँ 0.1131, 0.1131 और हाफ लाइफ जो है वो कितनी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी 6.13। कितनी आ रही है 6.13 और मिनट। ठीक, आराम से सोचो और फिर आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर कॉपी पर सॉल्व करने के बाद बताओ कितना होगा। ठीक है, आंसर आ रहा है यही, इतना। अच्छा देखो, जो छयांक है या जो डिके कांस्टेंट है वो जनरली आप बोलते हो तो कहते हो कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा होता है ना,
या ln2/λ वो होता है। अच्छा बताओ, यहाँ t½ दिया है, यहाँ t½ दिया है, वो खुद आपको दे रहा है कि log 1.76 टू द बेस 10 की वैल्यू ये है, यानी कि कैलकुलेशन वाली चीज यहां पर वो कह रहा कि आप करो, डील करो इस क्वेश्चन को। ठीक, देखो विघटन की जो दर है, अच्छा मैंने आपको समझाया क्या है सर, यही तो समझाया, यही होती है किसी इंस्टेंस पे जो हम सैंपल में जो परमाणु ले रहे हैं dN/dt, यही तो है। और ये कितना होता है, तो लैम्डा टाइम्स n, यही तो होता, यही तो रेडियो एक्टिव डिके का नियम है भैया, रेडियो एक्टिव का यही नियम है। अच्छा मैंने मान लिया कि जो इनिशियल पे है वो कितनी है, ये कितना लिखा है, 4750 ऐसा है क्या, ठीक है 4750, मैंने कह दिया इनिशियल में ये है और ये है। तो आप मुझे बताओ विघटन से तो यही समझ में आ रहा, माइनस मैं क्या लैम्डा एन नॉट, इसको कितना ले लूं, 4750। अच्छा दूसरे सिचुएशन में 5 मिनट बाद, मैं फिर 5 मिनट बाद मान लो डी एन बचा और ये डी टी बचा, क्या मैं इसको एन लैम्डा एन लिख दूं, तो लैम्डा एन, लैम्डा तो नहीं चेंज है, एन अब कितना हो गया 2700, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अच्छा क्या मैं इन वैल्यू में से इससे हटा दूं, तो बताओ ये मुझे मिल गया ना n0/n, n0/n, और कितना मिल गया, इससे इसको हटा दो आप, ठीक, और लगभग काटो, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 5 25, ठीक, लगभग काटोगे तो 1 पॉइंट कितनी बार, वही 7 6 के लगभग, ठीक है। तो ये n0/n आया कितना, 1.76, इतना आया। अब तुम जानते क्या हो, n बराबर n0 e⁻⁻λ t, n/n0 बराबर n/n0 बराबर, कुछ गड़बड़ हो रहा, देखो एक काम कर लो, देखो थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, देखो सीधा जाओ आप कितने पे, n0 और n, ठीक है, कितना आ रहा था, कितना था, 4750, और ये कितना था 2700, से इसको हटाया, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 5 25, और 5 4 9, 9 5 14, लगभग काट लो आप, है ना, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 14, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 तो ज़्यादा, 18 एकम 18, कितना बचा 14, देखो यार आएगा तो यही 1.76 के लगभग, चलो ये आया। अब मुझे क्या है, n बराबर n0 e⁻⁻λ चाहिए। आप मुझे बताओ n/n0 e⁻⁻λ है, माइनस को मैं हटाऊं, चेंज कर लूं, तो n0/n, ये कितना आ जाएगा e⁻⁻λ। अच्छा n0/n को मैं 1.76 लिख दूं, ये e⁻⁻λ ले लूं, अब फटाक से लॉग ले लो आप, बेस 10 पर 1.76 टू द बेस 10 लैम्डा टी, और लॉग ई टू द बेस 10, वो तो 1 आ जाएगा, तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा, छयांक लैम्डा कितना होगा, 0.2455 अपॉन में कितना, टी, टी कितना मिनट दिया था, टी दिया था ना 5 मिनट में, ठीक, तो इसको आप लगभग काटोगे, अरे 0.25 कर ले भाई, 5, इसको हटाओ ऐसे, ठीक है, 5 5 25 और 100, ये 1 और ये 20,
1/20, 0.0000, 20 पंचे 100, 0.05 आ कितना रहा, 0.1131। देखो इतनी बात तो समझ में आई ना। 0.2455, 1 मिनट रुको मैं चेक कर लूँ। अच्छा इन्होंने लॉग को चेंज किया, लॉग को चेंज किया इन्होंने। बेस 10 में 2.303 भी आता, ठीक है। तो लॉग को चेंज किया। देखो बेस ई में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब बेस 10 में करते हो ना तो 2.303 का यूज करते हो। इसका भी करते हो 2.303, वही यहां पे यूज करके आंसर लाया कितना, 0.1131। ठीक, अब देखो मेथड तो आपको समझ में आया ना, लैम्डा निकालने का मेथड तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए सीधा आप बोल दोगे टी हाफ, टी हाफ 0.693 अपॉन के लैम्डा। अब जो लैम्डा आया है वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, यहां पे हमने जो लॉग लिया है वो बेस 10 पे लिया, और जब बेस 10 पे आता है तो यहां बात आती है कितनी, 2.303 की। यहां वैल्यू रखेंगे 2.303 और फिर आंसर वेरी करा के कितना लाएंगे, 0.1131। ठीक है, करना नहीं आएगा तो हम रिपीट कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ठीक, अब इनका आंसर दे दो और आज की क्लास आपकी खत्म। ठीक है, बताओ। देखो अल्फा 6, अल्फा 6, बीटा 6, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण और बीटा प्लस 6। अल्फा 6 दो कमी, 4 की कमी, मास में 2, सॉरी क्रमांक में 2, भार में 4। यहां 1 की वृद्धि कोई इफेक्ट नहीं, यहां 2 की कमी, 4 की कमी, यहां 1 की कमी क्योंकि बीटा क्या है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण मतलब लेना। ठीक, तो यहां पे आपको बताना क्या होगा, ठीक है, अभिग्रहण, ठीक है, वही बीटा। तो बीटा लोगे तो यहां पे वृद्धि हो जाएगी कितने की, 1 की, तो 54 की जगह कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, तो आज जो हमने देखो रेडियो एक्टिविटी है, या जो आपका सीधा समझ लो मॉडर्न फिजिक्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक है, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल ही मैक्सिमम वो देगा। और न्यूमेरिकल में अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो मॉडर्न फिजिक्स में अभी इस साल आपके मेडिकल में 5 क्वेश्चन थे और आपके इंजीनियरिंग में 3 क्वेश्चन थे। तो आप मॉडर्न फिजिक्स के इस सेक्शन को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। समझ में आई बात। और देखो है क्या, इनिशिएट हम लोग जो फॉर्मूलों से कर रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट ही हैं। अलग से तो क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, अलग से तो फॉर्मूले आ नहीं रहे हैं, बस वो आपकी कैलकुलेशन ही चेक कर रहा है और थोड़ी सी अप्लाइड नॉलेज चेक कर रहा है ना। जैसे सोचो, ये जो मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाता हूँ ना, ये तब के लिए मतलब कह लो है, या रेडियो एक्टिविटी जो पढ़ी जाती वो बहुत बल्क लेवल में जब परमाणु हैं या डिसइंटीग्रेशन है उनके लिए होती। अगर कोई सोचो एक ही ले ले केवल यूरेनियम और उसका कराए तो उसके लिए जो डेटा है वो डिफाइंड ही नहीं होता। समझ में आ रही बात। ठीक, तो ये हम क्या है, स्टैटिकल रूप में, स्टैटिस्टिक्स के रूप में रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं ना। तो ग्राफ हुआ या आपके क्वेश्चंस हुए न्यूमेरिकल, या हाफ लाइफ हुआ, उनको आप PYQ पूरे कर डालो पिछले साल के। ठीक, परफेक्शन आ जाएगा, और जैसे जैसे परफेक्शन आ जाएगा चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, लाइमन बामर पासचंद कुछ भी अब आपसे वो पूछे, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछे, चाहे वो आपसे
क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली चीज़ पूछ ले, या आपसे एटम पूछ ले, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछ ले, अवशोषण पूछ ले, कुछ भी पूछे हम लोगों ने डील कर लिया है ना। क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही है आपके जो सेचुरेशन स्टेट को है, वो वही नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने पर ही आपकी सेचुरेशन स्टेट आ पाएगी। ठीक, तो जितने प्रीवियस ईयर हों सारे के सारे लगाइए, जितने भी, अगर आप बोर्ड में हैं तो बोर्ड के लगाइए, और बोर्ड के लगाने के बाद सीधा स्विच करिए किन पर, नीट पर, AIPMT पर, और फिर जेई पर। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एग्री? ठीक है।